अपनी आंखें बंद ही कर लेते हैं कि अब तो ये बच्चा किसी लायक नहीं है। तो क्या उसका पैर अगर खराब है तो क्या उसका दिमाग भी खराब है? जैसे कि आपका सर्वे था, आपके सर्वे में आपने बताया कि 72% अभिभावकों में जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता की कमी है या समाज का कोई प्रेशर है? देखिए, जागरूकता किसी एक व्यक्ति के जागरूक होने से जागरूकता नहीं आती। अगर हम पेरेंट को 1 to 1 बहुत ज़्यादा जागरूक भी कर दें, उसका कोई प्रभाव नहीं। जब तक पहले तो माँ बाप ही हैं जो उस बच्चे के दिमाग में अपनी चिंताओं के उससे भर देते हैं कि तुम अक्षम हो, तुम डिसेबल हो, तो उनको आप किस तरीके से ट्रेंड करेंगे? केयर गिवर होते जो है माँ बाप, वो सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे के नज़दीक रहते हैं। और अगर कोई सधे शब्दों में, एकदम मोटे मोटे शब्दों में बताइए कि आपने इस चीज का जो ये जागरूक करना है दिव्यांग बच्चे के सराउंडिंग्स को, कैसे आप उसको कर रहे हैं? देखिए, पहला तो जो हमारा रिसर्च इसमें था कि एग्जामिनिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केयर गिवर्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन पे। एजुकेशन में डीमोटिवेशन जो है सबसे ज़्यादा उसके इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से आता है। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में सर, आप इतने बड़े सरकारी पद पे सुशोभित रहे हैं और आप जो ये बातें बोल रहे हैं वो मुझे बड़ी किताबी सी लग रही है। जो सबसे बेसिक नीड है वही खत्म हो रही है और आप दिव्यांगों की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं से आपको लगता नहीं है कि उचित अनुचित? नमस्कार, द धुनी शो के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर्ड हुए शैलेंद्र कुमार मिश्र जी। शैलेंद्र सर सरकारी सेवाओं से तो निवृत्त हुए हैं, लेकिन इन्होंने सेवाएं करना अभी बंद नहीं किया है। शैलेंद्र सर इस समय एक कथन है जो कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, इसको झुठलाने पर लगे हुए हैं। और इसको झुठलाने के लिए इन्होंने जमीनी स्तर पर कई रिसर्च किए हैं और साथ साथ उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील हैं। तो शैलेंद्र सर से हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो दिव्यांगता एक अभिशाप है इसको कैसे झुठलाने पर लगे हुए हैं और कैसे इसको झूठा साबित करेंगे। तो शैलेंद्र सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हम आपको बधाई दे दें कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो इंटरनेशनल जर्नल में स्वीकार कर लिया गया है और पहले भी कई बार आप ये कर चुके हैं। सर, अभी जैसे कि आप मैंने अभी कहा इंट्रोडक्शन में कि आप दिव्यांगता एक अभिशाप है, इसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। दिव्यांगता जो हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह ही देखी जाती है, जो चीज़ है उसको आप किस तरीके से झुठला रहे हैं? पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आज भी कई वर्ग ऐसे हैं हमारे यहाँ कि जहाँ पर अगर बच्चा उनका दिव्यांग होता है तो अगर सही मायने में जानिए तो बच्चे की दिव्यांगता देखते ही कहीं हद तक माँ बाप भी दिव्यांग जैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस परिस्थिति को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं ये वही जानते होंगे। और आपका जो रिसर्च है वो जहां तक मुझे लगता है कि अभिभावकों को ही मजबूत करने के पक्ष में है। जी जी। तो जरा आप अपने इस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमको बताइए। पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था शुरुआत में कि दिव्यांग को अपशब्द कैसे लोग मानते हैं, इसको इसके विरुद्ध आपने क्या कर है। तो एक सबसे पहला मैंने 2009 में एक किताब लिखी थी, दिव्यांगता अपशब्द या अगड़ी। तो उसमें हमने प्रूफ किया है कि दिव्यांगों के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, जैसे व्यक्ति का जब कोई एक इंद्रिय या अंग गड़बड़ हो जाता है तो अन्य इंद्रियों में ताकत आ जाती है। एक जनरल कहावत है। इसी को आधार बना के हमने जब रिसर्च किया तो उसमें ये निकला कि सृजनात्मक एक्टिविटी या पावर जितना दिव्यांगों में होता है उतना उसके कंटेम्परेरी उसी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के नॉर्मल बच्चे में नहीं होता है। तो इसको आधार बना के जब आप रिसर्च करें या उसको देखें, एनालाइज करें, तो दिव्यांगता एक अपशब्द नहीं बल्कि अग्रणी भूमिका एक टार्च बेरर का भूमिका निभा सकता है। और विश्व में अभी जो लेटेस्ट अभी जो एक विश्व के सबसे बड़े वर्तमान के वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस,
जिन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा है और उनकी डेथ हुई है, तो वो उन्होंने कई अपने लेखों में ये चीज़ स्पष्ट किया है कि साइंस आइंस्टीन के बाद अगर कोई है तो यही है, वो पूरी तरह से डिसेबल थे। तो डिसेबिलिटी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग मेंटल एनर्जी होती है डिसेबल पीपल में, उसको पहचानने और उसको खोजने की ज़रूरत होती है। एक एबिलिटी कंडीशनिंग मॉडल के रूप में रिसर्च पेपर हमने प्रोड्यूस किया है, उसमें ये चीज़ है कि जो अपरेंट एबिलिटी व्यक्ति की दिखाई पड़ती है दिव्यांग व्यक्ति के अंदर, और वो जो एक्चुअल एबिलिटी होती है, तो उसमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत लो होती है, उनके अंदर जो आत्म प्रभाविकता है, आत्म क्षमता है, वो बहुत कम होता है। और फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से शायद उसको प्रिटेंड नहीं कर हाँ, पाते हैं, वो और कई वो चीज़ें हैं, इंटरनल वो होती कई है। चीज़ें हैं। जितना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी परिवार का कम होगा, उतना ही मिथ और डिसेबिलिटी की स्टिग्मा, कलंक और इस प्रकार के तमाम निगेटिव एटीट्यूड से वो गवर्न होता है। तो उसके अंदर वो चीज़, चूँकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहती है कि बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, और माता पिता ही अनचाहे अनचाहे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं। उसके मेंटल लेवल में सेल्फ एफिकेसी डाउन हो जाती है उसकी, क्योंकि वो जानता है कि मुझे अक्षम के रूप में मैं पैदा हुआ हूँ और अक्षमता ही मेरी पहचान है। तो ये पहचान हटाना है। केवल एक चीज़, अगर समाज में जो जागरूकता कार्यक्रम भी हम चलाते हैं, तो समाज में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्सिटी को एज्यूम करना। विविधता हर मनुष्य में होती है, हर विविधता, पूरा देश हमारा विविध है, पूरा विश्व विविध है। तो जो विविधता डाइवर्सिटी है, उसको मानना, स्वीकार करना, अगर पब्लिक स्वीकार करना शुरू कर दे, तो डिसेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट ए। समाज में तो ये बात बाद में गई ना। हाँ, पहले तो माँ बाप ही हैं, हाँ, जो पहले उस माँ बाप। बच्चे के दिमाग में ये अपनी चिंताओं के उससे भर देते हैं कि तुम अक्षम हो, तुम डिसेबल हो। हाँ, तो इसमें तो सबसे पहला जो सीढ़ी है, या सबसे पहला जो कारण है एक बच्चे के अंदर हीन भावना आना, वो उसके माँ बाप, अभिभावक ही होते हैं। बिल्कुल सही। तो उनको आप किस तरीके से ट्रेंड तो करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि केयर गिवर होते जो है माँ बाप, विशेष रूप से माँ या पिता, वो सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे के नज़दीक रहते हैं। और अगर कोई उसको स्ट्रांग बना सकता है, तो उसमें सबसे अच्छी भूमिका उसके पेरेंट्स की रहती है। तो पेरेंट्स की भूमिका उसके एजुकेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, पेरेंट्स के ऊपर क्या होता है कि वो विशेष सर्किल ऑफ डिसएडवांटेज में फंसा रहता है। तो विशेष सर्किल ऑफ डिसएडवांटेज जो हमने रिसर्च पेपर में, ये असमानता का विषाक्त चक्र जो हाँ, है, ये एक ऐसा चीज है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जब उसका लो होता है, तो उसके और उधर नीड इंक्रीज होती है। जैसे डिसेबल बच्चा है तो उसकी अपनी नीड अलग है, सामान्य बच्चे क्या उसकी नीड अलग है, परिवार के लोगों का नीड अलग है। तो एक सोशियो इकोनॉमिक्स, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो पेरेंट है, वो जो अलग से एक जनरल इकोनॉमिक बर्डन से, फैमिली बर्डन से जूझ रहा है, वो एक अलग से इंक्रीज बर्डन आता है बच्चे का। तो वो दोनों चीज़ें मिलकर उस डुअल इकोनॉमिक बर्डन बना देती हैं। और दूसरा, उसके अंदर एक सबसे ज़्यादा चिंता हो जाती है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा बढ़े, उसको स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को लेकर के इतना ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं, अवेयरनेस की कमी और संसाधन की कमी के कारण। तो वो सब मिल करके उसके अंदर तनाव और डिप्रेशन की स्थिति में ले आते हैं, जिसके कारण उसके पिता की सेल्फ एफिकेसी डाउन हो जाती है। पिता का जब आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो वह एजुकेशन से अलाइनमेंट उसका खत्म हो जाता है। मतलब वो बच्चे के बारे में केवल फिजिकल और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है, एजुकेशन के बारे में सोचना बंद कर देता है। जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि कैसे केयर गिवर को, पेरेंट्स को हम ऐसा करें कि वो बच्चे के एजुकेशन के लिए पूरी तरह से लग जाए इसमें। नहीं तो सर ये बताइए, जैसे कि आपका सर्वे था, आपके सर्वे में आपने बताया कि 72% अभिभावकों में जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता की कमी है, या समाज का कोई प्रेशर है, या अज्ञानता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद ही कर लेते हैं कि अब तो ये बच्चा किसी लायक नहीं है? बिल्कुल सही बात आपने कहा। जागरूकता
देखिए, जागरूकता किसी एक व्यक्ति के जागरूक होने से जागरूकता नहीं आती। अगर हम पेरेंट को 1 टू 1 बहुत ज़्यादा जागरूक भी कर दें, उसका कोई प्रभाव नहीं है, जब तक पूरी कम्युनिटी जागरूक ना हो। तो कम्युनिटी का जो के अंदर स्टिग्मा और नेगेटिव एटीट्यूड डिसेबल के प्रति जो है, उस पे पहले हिट करना चाहिए। और अगर कम्युनिटी में के अंदर ही वो कम्युनिटी के साथ ही जागरूक होगा पेरेंट कि भाई एक डिसेबल बच्चा है, उसके एजुकेशन के लिए हमें पूरा एड़ी चोटी एक तक करना है और मैं करा सकता हूँ, ये उसके अंदर आत्म प्रभाविता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने रिसर्च पेपर में एक मॉडल दिया है, इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेटर्स केयर गिवर एंड कम्युनिटी एक्शन प्लान। तो इस कैप ये जो मॉडल है, इसमें सेंटर पॉइंट पे रखा गया है पेरेंट केयर गिवर को, और पेरिफेरियल में सभी लोग हैं, पीयर भी हैं। इसमें 4 शिक्षक हैं, 4 विशेष शिक्षक हैं, 4 अभिभावक हैं, 4 कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी का भी इसमें रोल रहता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड, जब तक स्कूल, शिक्षक, फैमिली और कम्युनिटी, इन चारों का एक जो एक्शन प्लान नहीं लागू किया जाएगा, तब तक जो है इसकी शिक्षा में उसकी आत्मबल पे असर नहीं पड़ेगा। और जब तक आत्मबल पेरेंट का ऊंचा नहीं होगा, तब तक वो शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के लिए तत्पर नहीं रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि भारत में कुल 1.7% डिसेबल बच्चे हैं पूरे पॉपुलेशन का, लेकिन वास्तव में इनरोलमेंट हमारा क्या है, 1.1%। 1.1% इनरोलमेंट का मतलब है कि जो एजुकेशन स्कूल में इनरोल्ड होते हैं बच्चे, वो वास्तव में 30% बच्चे ही केवल इनरोल्ड होते हैं। टोटल पॉपुलेशन का तो 1% है, लेकिन 30% बच्चे ही पूरे डिसेबल चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन का 30% बच्चे इनरोल्ड होते हैं। मतलब 70% बच्चों को शिक्षा दी ही नहीं जाती है। इनरोल्ड, हाँ, इनरोल्ड हो ही नहीं पाते। मतलब उनके घर की तरफ से ही हाँ, उनको और शिक्षित सबसे बनाने का ज़्यादा प्रयास नहीं है। अलार्मिंग पोजीशन ये है कि 0 से 5%, 0 से 5 ईयर के बच्चे डिसेबल जिसके घरों में हैं, वो केवल 72% वो एजुकेशन से बाहर है। 72% बच्चे एजुकेशन से बाहर हैं, 0 से 5 एज के लिमिट में। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे बच्चा डिसेबल होता है, उसका हर डेवलपमेंट लेट होता है। हमारे नॉर्म बने हैं कि 3 साल से बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, इतने साल में हाई स्कूल पास करना चाहिए, इतने साल में नौकरी लग जाना चाहिए, इतने साल, एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। जबकि बच्चे डिसेबल के लिए वो माइंडसेट आपको अलग से हटा करके उसके मुताबिक आपको लगाना पड़ेगा हर चीज़ पे। कौन लगाएगा ये चीज़, देखिए, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति पाइवोटल है पेरेंट। लेकिन पेरेंट को भी पूरी तरह से चारों तरफ से एक सपोर्ट चाहिए। इसीलिए है इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेटर्स एंड फैमिली और कम्युनिटी का एक्शन प्लान हमने बनाया है। और ये हमने इंस्पायर्ड हुआ हो, एक एपिस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई साइंटिस्ट के मिल करके स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है और बुक भी उस पर है। तो उसमें ये चीज़ दिया है कि कम्युनिटी को और पेरेंट को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में, जैसे ऐसा नहीं कि फॉर्मल जो टीचिंग हम करते हैं, फॉर्मल जब ट्रेनिंग या टीचिंग करते हैं तो पेरेंट आया, पेरेंट टीचर मीटिंग में वो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, इंटरेक्शन कर दिए, दैट इज़ द फॉर्मल, उससे कोई लाभ नहीं। इनफॉर्मल काउंसलिंग पेरेंट का हो, पेरेंट के संसाधन मजबूत किए जाएं, टीचर्स और पेरेंट के ट्रस्टफुल रिलेशंस डेवलप किए जाएं, प्लस इसमें कम्युनिटी में CBR हो, कम्युनिटी बिहेव बेस्ड रिहेबिलिटेशन का जागरूकता, उसका प्रशिक्षण हो। तो एक तो कम्युनिटी का प्रशिक्षण, जो मैं एक हरक ब्लॉक है 12 बंकी में, उसमें कुछ गांव में मैं स्टार्ट भी किया हूँ ये चीज़, कि वहाँ के जो डिसेबल की बच्चे पेरेंट हैं, उनके साथ पूरे कम्युनिटी का जागरूकता केवल समावेशन एजुकेशन के प्रति। सर, आप इतने बड़े सरकारी पद पे सुशोभित रहे हैं और आप जो ये बातें बोल रहे हैं वो मुझे बड़ी किताबी सी लग रही। कारण मैं देता हूं इसके पीछे कि आप जो एक सिस्टम लेकर चल रहे हैं,
आज उस समय में आप ये बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सामान्य बच्चे या सामान्य जो भी हम कहें, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। क्या शिक्षा उस नीचे तबके के लोगों के लिए जरूरी नहीं है? आप खुद सोच कर देखिए, जहां सरकारी स्कूल बंद होंगे, क्या प्राइवेट स्कूल में उस तबके के अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे? सरकारी स्कूल निचले स्तर पर बंद किए जा रहे हैं, सामान्य बच्चों तक की शिक्षा बंद करी जा रही है। वहां पर आप कुछ बड़े बड़े शब्दों के साथ में दिव्यांग बच्चों के लिए एक लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमने तो ये कहां तक प्रभावी होगा, आप ये बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो भी वर्तमान समय में, जहां सरकार कहीं न कहीं बड़ी निष्क्रिय से नजर आती है निचले लेवल पर काम करने में। कहा जाता है किताबी ज्ञान है, पेपर है, सब कुछ है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए ना, धीरे धीरे जो दिखता है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आप जो सबसे बेसिक नीड है वही खत्म हो रही है, और आप दिव्यांगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये कहीं से आपको लगता नहीं है कि उचित अनुचित? देखिए, एक चीज अपने दिमाग में आप सोच लीजिए कि जो शोध कहते हैं कि संवेदना प्रधान शिक्षक और संवेदना प्रधान पेरेंट तो होता है, लेकिन संवेदना प्रधान शिक्षक ही डिसेबल बच्चे का एजुकेशन दे सकता है। अब संवेदना प्रधान मतलब इसमें देखिए, सेंसिटाइज करने का काम केवल सरकार का नहीं है। और जो स्कूलों में बच्चे जा नहीं रहे हैं, देखिए वो तो बड़े स्कूलों में जैसे ऐसा होता है, टेक्निकल एजुकेशन का एक वो आया है, जैसे होता नहीं, जैसे बीच में आया था कि आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर बहुत फ्लोरिश हुआ। और बाद में आया कि इस समय टेक्निकल एजुकेशन सभी जगह बच्चे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बंद हो रहा है या विद्यालय बंद हो रहा है। इस बात से मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसमें एनजीओ पर्सनलाइज रूप से जो लोग काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ लोग जो सेंसिटाइज हैं डिसेबल के प्रति, प्लस उनके अभिभावकों को अगर पकड़ा जाए, मैंने खुद कई अभिभावकों के पास गया, तो वो तो पहले उनके अंदर अवेयरनेस की पूरी कमी, वो जानते नहीं कि डिसेबल बच्चा हमारा क्या शिक्षा ग्रहण भी कर सकता है, क्या वो पहले तो मेडिकली फिट भी हो सकता है कि नहीं, इस पर भी उन्हें विश्वास नहीं है। मेडिकल फिट होना अलग है, एजुकेशनल डेवलपमेंट अलग चीज़ है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, इस चीज़ का विश्वास उन्हें दिलाना पड़ेगा, जिसका कार्य मैंने स्टार्ट किया है। देखिए, कभी ऐसा चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि समाज के कुछ एग्जाम्पल अगर नकारात्मक रूप से आपके सामने आ जाएं तो उससे हतोत्साहित होकर बैठ जाइए। दिव्यांगों की शिक्षा में अगर एनजीओ और कम्युनिटी में उस चीज़ को लाया जाए, सरकार तो संसाधन उपलब्ध करा सकती है, उपकरण विभिन्न प्रकार के उपलब्ध करा सकती है, पेरेंट टीचर स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन ज़रूरत समाज का है, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। भाई, आप दूसरे व्यक्ति को जो डिसेबल है उसको कह के चले जाते हैं कि भाई इससे हम क्या पूछें, पता, अगर आपको पता पूछना है किसी सड़क पे, तो आप 5 लोग जा रहे हैं तो आप डिसेबल व्यक्ति से नहीं पूछेंगे और व्यक्ति से पूछेंगे। हाँ जी। तो क्या उसका पैर अगर खराब है तो क्या उसका दिमाग भी खराब है? लेकिन आप नहीं पूछते क्योंकि उसे लो कैटेगरी का आपके माइंडसेट में है कि वो अक्षम है। पहले माइंडसेट दूर करना है, इसके लिए बृहद जागरूकता की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि जागरूकता कोई ऊपर से आया गया या कोई ऐसा चीज़ है कि सरकार उस चीज़ को लाएगी, उससे हमें आपको मिलकर ही करना पड़ेगा, और इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो आपके रिसर्च में जरा एक थोड़ा सा सधे शब्दों में, एकदम मोटे मोटे शब्दों में बताइए कि आपने इस चीज का जो ये जागरूक करना है पेरेंट्स को या एक दिव्यांग बच्चे के सराउंडिंग्स को, तो मतलब एक समराइज तरीके से बताइए कैसे आप उसको कर रहे हैं, क्या है देखिए, तरीका? पहला तो जो हमारा रिसर्च इसमें था कि एग्जामिनिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केयर गिवर्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन पे। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने पाया कि सोशियो इकोनॉमिक्स जो उसका स्टेटस होता है, वो मेन फैक्टर होता है इनको डीमोटिवेट करने के लिए। एजुकेशन में डीमोटिवेशन जो है सबसे ज़्यादा उसके इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से आता है। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में स्टिग्मा भी है कि भाई हम डिसेबल को कलंक मानते हैं। दूसरा,
उसका आर्थिक संसाधन है, डुअल इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है उस फैमिली पे। तीसरा, उस चीज़ कुछ सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं। सिस्टमेटिक बैरियर्स के बारे में आपको बताएं कि जैसे विदेशों में कुछ जगह डेवलप्ड कंट्री में जो माताएं होती हैं वो उनका जो केयर बच्चों को करती हैं उसका एक प्राइस भी होता है, मानदेय भी होता है। ज़्यादातर बच्चों का लोग दूसरे से कराते हैं। हमारे यहाँ माँ का जो श्रम है वो अदृश्य श्रम है, चाहे वो खेत में काम कर रही हो, चाहे घर में काम कर रही हो, चाहे बच्चे के लिए। और सबसे फर्स्ट केयर गिवर वही माँ है, किसी भी डिसेबल बच्चे का। तो उसकी जो है क्षमता को आंका नहीं जाता, न तो उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग कोई प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स में सबसे अच्छी थ्योरी है ब्रेन हॉफर की। उन्होंने 4 सिस्टम बताया है। पहला है माइक्रो सिस्टम में बच्चा क्या रहता है। माइक्रो सिस्टम में स्कूल के अंदर बच्चे के 1 to 1 किससे इंटरेक्शन हो रहा है, उसके डेवलपमेंट क्या कारक है। दूसरा, फैमिली में बच्चा का माता पिता से क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कितना समझा रहे हैं। दूसरा है मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम में क्या है कि स्कूल और फैमिली का रिलेशन कैसा है, जो कि हमें काम करना है उस पर। और तीसरा आता है एक्जो सिस्टम और मेजो सिस्टम। तो एक्जो सिस्टम में यह है कि परिस्थितियां घर की कैसी हैं। जैसे बच्चे की पिता की नौकरी छूट जाए। अब बहुत पिता माता मेहनत कर रहे हैं, पिता कहीं नौकरी छूट जाए या किसी मुकदमे में फंस जाए या कोई एक ऐसे आघात फैमिली पे आ जाए, तो उससे उसका वो सिस्टम, स्कूल वाला माइक्रो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और जबकि डिसेबल बच्चे पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। चौथा है मेजो सिस्टम, जिसमें कि हमारी नीतियां हैं, कानून है, इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हर स्तर पे इस चीज़ को देखना पड़ेगा और इसके मुख्य केंद्र में लाना पड़ेगा अभिभावक को। क्योंकि अभिभावक एक ऐसा पॉइंट है, केयर गिवर, जो कि बच्चे के इफेक्टिव डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और वो चीज़ डिसीजन मेकर्स के रूप में हम मॉडल में लाए हैं उसको, कि डिसीजन मेकर्स में स्कूल के साथ साथ केयर गिवर्स भी रहेगा, पेरेंट भी रहेंगे। और इसमें टीचर्स पेरेंट का कम्युनिकेशन, पेरेंटिंग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें वो बताएगा हर पॉइंट पर। उसके सब प्लान रहेंगे। स्कूल कम्युनिटी के बीच कैसा वो रहेगा, CBR कैसा हो, कैसा कम्युनिटी में हम प्रेजेंट करें, कैसा निगेटिव एटीट्यूड्स को ख़त्म करें, समावेशन एजुकेशन को किस तरह बढ़ाने के प्रोग्राम चलाए जाएं। तो ये कम्युनिटी और स्कूल का। और फिर उधर कम्युनिटी और पेरेंट का, कम्युनिटी पेरेंट का में जागरूकता आ जाएगी कि हम कम्युनिटी में जब जागरूकता लाएंगे तो पेरेंट में जागरूकता अपने आप आएगी वो चीज़। क्योंकि उन्हें कोई कहने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जैसे आपका बच्चे को लोग कह रहे हैं कि अरे इसको कहीं डॉक्टर को दिखाइए, क्या ज़रूरत है अभी पढ़ाई का, पहले तो ये डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है इसको, बच्चा जी जाए। उसको बीमार के रूप में ट्रीट करते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। वो समय देर नहीं कि जब लोग कहेंगे कि भाई बच्चे को अब एडमिशन नहीं कराया क्या, बच्चे को पढ़ने भेजा कि नहीं, क्या एजुकेशन। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होम बेस्ड एजुकेशन को भी रखा गया, जो सीवियर डिसेबल है, मेंटली मान लिया डिसेबल है या लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसके ऑटिज्म वगैरह के बच्चे हैं। चूँकि ऑटिज्म के बच्चे कोई स्कूल अभी तक नहीं गया है। और मेंटली रिटार्डेड 54% बच्चे नेवर हैज़ गॉन टू स्कूल। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें आप अगर इसकी रिजल्ट देखें तो हमारे यहाँ 45% डिसेबल चिल्ड्रन वो इलिटरेट है। 45% टोटल डिसेबल पर्सन इलिटरेट है। और ये विश्व का जो आंकड़ा है वो 40% है। तो नेचुरली हमें ये अलार्मिंग है, केवल हमारे जो सबसे ज़्यादा जो सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, वो ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, अंत में सर, जो भी अभिभावक अपने आप को इस विष चक्र में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश। संदेश
तो इसमें यही हो सकता है कि ऐसे अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए जीवन में अगर वैल्यूएबल आपका बच्चा है तो उसके लिए थोड़ी त्याग की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको प्रोएक्टिव ढंग से आप जाके एजुकेशन सेंटर्स पे समझिए, उसके नियम कानून को समझिए, उसमें अपने बच्चे को जोड़िए। एजुकेशन बच्चे का एक अलग चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी एक अलग चीज़ है। एजुकेशन बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। सोशल जस्टिस का मूल मंत्र है। हम लोग विविधता में ज़रूर है, लेकिन विविधता में जो हमारी एकता है, यूनिफिकेशन है, वो इसीलिए मजबूत है कि इसमें सभी का सहयोग है। और डिसेबल बच्चे डिसेबल नहीं हैं, बल्कि वो डिफरेंटली एबल है, डाइवर्सिफाइड है। और ऐसा हर व्यक्ति में होता है, कोई क्षमता किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इसलिए पहले तो अपने बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज़ मत रखें, मिथ से मत जोड़ें, स्टिग्मा से मत जोड़ें उसे। और इसके लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की ज़रूरत है आपको भी और समाज को भी। लेकिन अगर खुद आप इस चीज़ को मन से एक तरह से हटा करके जागरूक हो जाते हैं, अपने बच्चे के लिए डिटर्मिनेशन संकल्प ले लेते हैं, अपने जीवन को कुछ त्याग करके कुछ आगे बढ़ाने के लिए, तो निश्चय है ही 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा डिसेबल होते हुए भी उसका शारीरिक का इफेक्ट उसके पर्सनालिटी पे 0 हो जाएगा और वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से लाइफ व्यतीत कर सकता है, अपने कंटेम्पररी सामान्य बच्चों से भी आगे जा सकता है। ये शैलेंद्र सर के विचार हैं, और शैलेंद्र सर जैसे 2 4 5 लोग और एक्टिव होते चले जाएं तो ये जो सर ने 10 15 साल बताया है कि स्पेशल चाइल्ड नाम का वर्ड हमारे बीच में नहीं होगा, हो सकता है और जल्दी ही गायब हो जाए। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि हाथ या पैर से डिसेबल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा ब्रेन से भी डिसेबल्ड है। आप उसे पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए तैयार करिए, और इन कुर्सियों पर बैठने के लिए हाथ या पैर का सही होना जरूरी नहीं। शैलेंद्र सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक नमस्कार। यू।